नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी अब और तेज बजने लगी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने साफ कर दिया है कि अब वे सिर्फ गुरिल्ला हमलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपनी सैन्य क्षमता को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने दावा किया है कि संगठन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने पर काम कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता की संभावना को भी पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। अगर यह दावा वास्तविक क्षमता में बदलता है तो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के सामने नई और गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि अभी तक टीटीपी के इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, ना ही संगठन ने किसी कार्यशील लंबी दूरी की मिसाइल का सार्वजनिक प्रमाण पेश किया है। इसके बावजूद सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और आधुनिक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऐसे दावों को गंभीरता से परखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की वर्षों पुरानी आतंकवाद रोधी रणनीति विफल हो रही है? क्या टीटीपी वास्तव में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में सफल होगा, या ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है, और इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर कितना पड़ेगा? आज इसी बात पर हम चर्चा भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, पर पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। पाकिस्तान में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने एक बार फिर अपने इरादों से पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है। संगठन के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि टीटीपी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने पर काम कर रहा है। संगठन के अनुसार इस परियोजना का नाम अल फारूक रखा गया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और सार्वजनिक रूप से किसी कार्यशील मिसाइल प्रणाली का प्रमाण भी सामने नहीं आया है। टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार के साथ किसी भी प्रकार की शांति वार्ता की संभावना को भी पूरी तरह नकार दिया है। संगठन का कहना है कि वह अपने अभियान को जारी रखेगा और अपनी युद्ध क्षमता को लगातार आधुनिक बनाएगा। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि टीटीपी पहले से ही क्वाडकॉप्टर, थर्मल इमेजिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। संगठन ने अपने आंतरिक ढांचे में बदलाव का भी उल्लेख किया। उसके अनुसार शूरा समय समय पर नेतृत्व में परिवर्तन करती है ताकि किसी भी नुकसान की स्थिति में संगठन की गतिविधियां प्रभावित न हों। यह मॉडल संगठन की परिचालन क्षमता बनाए रखने के उद्देश्य से बताया गया है। इंटरव्यू के दौरान टीटीपी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर सहित विभिन्न क्षेत्रों में असंतोष का भी उल्लेख किया और दावा किया कि उसने वहां अपना संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है। इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी आतंकी संगठन द्वारा मिसाइल क्षमता विकसित करने का दावा गंभीरता से जांच का विषय होता है। यदि ऐसा संगठन वास्तव में अधिक उन्नत हथियार या लंबी दूरी की मारक क्षमता हासिल कर लेता है तो इससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां और जटिल हो सकती हैं। साथ ही पूरे दक्षिण एशिया में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ सकती है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि आतंकी संगठन कई बार अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक दावे करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और समर्थकों की भर्ती बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे बयानों का मूल्यांकन उपलब्ध खुफिया जानकारी, तकनीकी साक्ष्यों और स्वतंत्र जांच के आधार पर किया जाना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह केवल प्रचार का हिस्सा है या वास्तव में टीटीपी अपनी सैन्य क्षमता में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। आने वाले समय में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई, स्वतंत्र खुफिया आकलन और जमीनी घटनाक्रम इस दावे की वास्तविकता को अधिक स्पष्ट करेंगे। चलिए रुक करते हैं हम चर्चा का। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस चर्चा में जानते हैं इन पे पूरे सवाल और जवाब। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत, जय हिंद सर। मैं शुरुआत करूंगा विंग कमांडर सर से। सर, क्या टीटीपी वास्तव में मिसाइल विकसित कर सकता है? ऐसे दावों की पुष्टि किस तरह से हो सकती है, और पाकिस्तानी सेना के सामने क्या ये एक चुनौती है? साहिल जी, देखिए, मिसाइल डेवलप कर सकता है कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है। जब अमेरिकी सेना वहां से वापस लौटी थी अफगानिस्तान से, तो ऐसी रिपोर्टें आई थी कि उन्होंने काफी अपने जखीरे वहां पर छोड़ के वो चले गए थे। अभी अभी एक रशिया के एक न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि जिसमें करीब 100 के आसपास जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स थे, जो अब इनके हाथ लग गए हैं अफगानिस्तान में तालिबान के।
तो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं इनके बड़े बिल्कुल ही गहरे संबंध हैं, और इसी का एक एक्सटेंशन है टीटीपी। और अफगानिस्तान का जो तालिबान है वही उसको प्रोटेक्शन भी देता है, वही इसको आश्रय भी देता है और सपोर्ट भी करता है। और एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें वो जेवलिन छोड़ने की, जेवलिन फायर करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं तालिबानी। तो इससे ये पता चलता है कि उनके पास में कोई गाइडेड मिसाइल सिस्टम तो है, उसकी ट्रेनिंग वो ले रहे हैं। कम से कम वो 100 जेवलिन मिसाइल तो है ही एंटी टैंक गाइडेड, जो टैंक के अलावा वो किसी भी बंकर या बड़े बिल्डिंग को उड़ाने के मकसद से काम आ सकता है। अब दूसरी बात है कि वो मिसाइल डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, तो इसकी अभी पुख्ता रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन इसके रिपोर्ट आ रहे हैं कि कई ये जो संगठन है, जैसे तहरीके तालिबान है पाकिस्तान है, तालिबानी अफगानिस्तान वाले हैं, वो तो अभी शांत हो गए हैं क्योंकि उन्होंने सरकार बना ली है। इसके अलावा साउथ खोरासन में है आईएसकेपी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिर अल कायदा है। इन लोगों ने आपस में गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया है जब से पाकिस्तान ने इनके ऊपर दमनकारी नीतियां चलाई हैं। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के दबाव में आकर के इनके खिलाफ कई मिलिट्री एक्शंस कर रहा है, जिसके कारण ये सभी आतंकवादी गुट मिल करके एक हो गए हैं और गठबंधन इनके बीच में कायम हो रहा है धीरे धीरे, और वह मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में अगर इनका रीजनल रीच बढ़ जाता है पाकिस्तान के बाहर, अफगानिस्तान और उसके भी बाहर ईरान के खोरासन प्रोविंस में, तब हो सकता है कि इनको इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए या कहीं से ये मिसाइल्स भी कहीं से ले सके, ऐसी संभावना है। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। जी साहिल। श्रीवास्तव सर का सर, क्या टीटीपी का मिसाइल दावा रणनीतिक बदलाव का संकेत है? क्या ये क्षमता वास्तविक है या मनोवैज्ञानिक दबाव है? देखिए, ये वास्तविक भी हो सकती है, पर इसका मनोवैज्ञानिक दबाव तो काफी पड़ेगा। वास्तविक इस कारण से हो सकती है कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जो कमाई का साधन है वो है अफीम, और ड्रग्स जो है माफिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ड्रग माफिया यहाँ से जिस तरह से ड्रग ले जाता है उसके बदले में वो हथियार सप्लाई करता है। इसलिए हथियार अगर उनके पास हैं, आधुनिकतम हैं, तो निश्चित मानिएगा कि उनका दावा जो है आप झूठा नहीं सिद्ध कर सकते। क्योंकि आज की तारीख में अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है, अमेरिका और रूस से भी ज्यादा पावरफुल, तो हथियार माफिया है, ड्रग माफिया है। और यही हथियार माफिया है आज रूस यूक्रेन के 5 साल के युद्ध के बाद भी अभी आगे युद्ध बरकरार किए हुए हैं। और निश्चित रूप से ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये समझने की है कि जब रशियन आर्मी अफगानिस्तान से बाहर गई थी, तब अमेरिकन वहां आ गए। तो अमेरिकन के जाने के बाद करीब 15 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में पनाह ले रहे थे। और अब जो है जब तक उनको पैसा मिलता रहा अमेरिका से उन शरणार्थियों को खाने पीने का, तो निश्चित रूप से उन्होंने उनको अपने यहाँ रखा। अब पाकिस्तान ने उनको जबरदस्ती पाकिस्तान से अफगानिस्तान में खदेड़ दिया। आज की तारीख में ब्रिटिश इंडिया के जमाने में 148 कबीले वहां थे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे थे। आज के समय कम से कम 28 कबीले ऐसे हैं जिनका काम धंधा सिर्फ लड़ाई करना है, गुरिल्ला युद्ध करना है, लूटपाट करना है। और वो सब के सब इकट्ठे होकर जो कूटनीतिक क्षेत्रों की समाचार है उनके हिसाब से वो टीटीपी में शामिल हो गए हैं। क्योंकि ये 2-2, 3-3 जनरेशन जो अफगान पाकिस्तान में इतने दिनों से रहे थे, उनको जबरिया जब वहां भेजा जा रहा है और उनको वहां कुछ खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, और एक तरह से वो बेचारे लाचार हो रहे हैं, तो वो सब टीटीपी के सहयोग में आ रहे हैं। यही कारण है कि टीटीपी जो है ये कह रहा है अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, और वो गुरिल्ला युद्ध में होगी। और निश्चित रूप से एक तरफ तो बलूचिस्तान इनको पीट रहा है, दूसरी तरफ कराची में देखिए कितने बम विस्फोट हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से आतंक फैला हुआ है। तो आप ये निश्चित मानकर चलिए पीओके में लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आज 5 तारीख को वहां पर पूरी तरह से चक्का जाम है, और वहां के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, वहां की फौज मुर्दाबाद, सिपाहियों पर हमला कर रहे हैं और भारत से मदद मांग रहे हैं। भारत के कश्मीर के लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आइए आप हमको मदद कीजिए, क्योंकि ना तो उनके पास खाने के लिए आटा है, और वहाँ की फौज जो है रेंजर जो है सीधे गोलियां से वहां लोगों को मार रहे हैं।
तो इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है और निकट भविष्य में वहाँ गृह युद्ध छिड़ने वाला है। और यह गृह युद्ध इतना जबरदस्त होगा कि वहाँ के मुल्ला मुनीर और उनके फौजी अफसरान देश छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि सब ने विदेशों में अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, बच्चों को पहले से ही वहां भेज रखा है। साहिल जी। ठीक है सर, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास, रुक करूंगा आपका, मैं रुक करता हूँ विंग कमांडर आलोक सहाय सर का। सर, ड्रोन और मिसाइल की हम बात करते हैं तो इसका संयुक्त खतरा कितना गंभीर है, और जो परमाणु प्रतिष्ठान है पाकिस्तान के अंदर, उसकी सुरक्षा किस तरह से प्रभावित हो सकती है, वो कितना चिंता का विषय है? साहिल जी, बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने उठाया है। ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी रीच बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, मुख्यतः वैसे तो करीब 10 के आसपास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो सबसे खतरनाक और जिनकी जड़ें काफी मजबूत है, वो तीन है। एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दूसरा अल कायदा, और तीसरा है ISKP, जो खुरासन प्रोविंस के। तो ये सारे अफगानी हैं, और इनके जो डिफरेंट मिलिटेंट्स गुट, जो और भी मिलिटेंट ग्रुप है करीब 10 के आसपास, वो सभी धीरे धीरे आकर के TTP में जुड़ने लगे हैं। यहाँ तक की खबरें आई हैं कि अल कायदा भी इनके साथ अब जुड़ रहा है, क्योंकि TTP को अफगानी सरकार का समर्थन है अफगानिस्तान में, और इसके कारण उनको सहूलियत हो रही है, उनको अपने एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाने में, अपनी संगठन को मजबूत करने में। उन्होंने अपने संगठन को शूरा के माध्यम से काफी ऑर्गेनाइज कर रखा है। पॉलिसी डिसीजंस वो लेते हैं, जैसे आप देखिए वो टैक्टिकल डिसीजन भी लेते हैं। अभी 2017 में उन्होंने बोला कि ग्लोबल जिहाद अब उनका एजेंडा नहीं होगा, क्योंकि उनको ये डर था कि विभिन्न देश उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तब उनको सर उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अभी अपने एजेंडा को बहुत लिमिटेड रखा हुआ है, और वो पाकिस्तान तक सीमित रखा हुआ है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में ये सत्ता पलटी जानी चाहिए और इस्लामिक शरिया कानून के द्वारा इस्लामिक शासन वहां लागू किया जाए। लेकिन मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी अभी वो डेवलप करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, और हो सकता है ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस छापामार युद्ध करके, छापा मार के पाकिस्तान के कुछ मिसाइल साइट्स को कैप्चर कर सकते हैं। ये एक संभावना है। जी हाँ। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक, दोबारा मैं रुक करता हूँ डॉक्टर रामशिवा सर का। सर, अफगानिस्तान की स्थिति की अगर बात की जाए तो TTP कितना मजबूत हुआ है, और पाकिस्तान की सुरक्षा नीति किस तरह देखते हैं आप? क्या क्षेत्रीय देशों को नई रणनीति बनानी होगी? देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक कहना है, वो हमेशा एक ही बात कहता है, TTP को, आतंकवादियों को भारत मदद कर रहा है। बलूचिस्तान में जो कराची में बम विस्फोट हुआ था, उसके लिए भी कहता है भारत ने कराया है। और तो और वहाँ जो हाफिज सईद के 3 बहुत करीबी थे, पिछले हफ्ते उनको रहस्यमय ढंग से मार दिया गया। हालांकि वो उनकी अपनी गैंगवार के कारण मरे होंगे, लेकिन आरोप पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान पर ठोक देता है, भारत पर ठोक देता है। इसका की कोई लेना देना नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसका पुरजोर विरोध किया है और उसको झूठा बताया है। रहा सवाल ये कि TTP कितनी मजबूत है। अरे, TTP का जन्मदाता कौन है? उसके माए बाप कौन थे? पाकिस्तान के क्यों थे? TTP उन्होंने कहाँ से बनाया था? जो पाकिस्तान शरणार्थी थे, उनमें से जो आतंकवादी चेहरे उठाकर उन्होंने सिर्फ इसलिए उनको बनाया था जिससे कि भारत में, वो कश्मीर में आतंक फैलाएं, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी उनको भेजा था। अब चूंकि उनको वापस खदेड़ दिया गया अफगानिस्तान में, तो उन्होंने तो उसका उपयोग किया है कि आपने तो हमको वहां के लिए भेजा था और अब आप जो है हमको यहाँ भेज रहे हैं। निश्चित रूप से आज की स्थिति में TTP एक हेनरी क्लिंटन के हिसाब से पाकिस्तान द्वारा पाला गया सांप, आस्तीन का सांप है, जो अब पाकिस्तान को ही डस रहा है। अब रहा सवाल उनकी फिलॉसफी क्या है। उनकी फिलॉसफी है शरीयत के कानून को लागू करना, और जितने भी कबीले हैं उनको सबको एकत्रित उन्होंने कर लिया है। यही कारण है उनकी शक्ति बढ़ गई है, और उनको पूरा समर्थन तालिबान का है। और तालिबान के अलावा भी और जो ISI, IS, IS के जो भागे हुए लोग हैं सीरिया से, वो सब भी उनके साथ में हैं, और उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। हथियार दुनिया में आप कहीं भी किसी भी जगह पर जो चाहें वो ले सकते हैं अंडरवर्ल्ड के द्वारा। और दुनिया में अस्थिरता फैलाने के लिए डीप वर्ल्ड जो है काफी काम कर रही है, जिसमें सबसे प्रमुख सोरोस है, जॉर्ज सोरोस,
वो आपको जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं। बस आप आतंकवादी संगठन बनाइए, फिर देश चाहे कोई सा भी हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे अफ्रीका का हो। अफ्रीका में जो भी नाटक हो रहा है वो क्या हो रहा है? अफ्रीका में ट्रंप ने कहा है कि नाइजीरिया में क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं। अरे भाई, आपको क्रिश्चियंस की कब से सहानुभूति हो गई? अगर सहानुभूति इसी तरह मानवता की थी तो बांग्लादेश में क्यों नहीं बताई आपने? अब वहां पर नाइजीरिया के तेल पर उनकी नजर पड़ी हुई है। तो आज की तारीख में तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ देश देख रहे हैं, और जिसके हाथ में ताकत है वो जो मन चाहे कर रहा है। और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे शांति प्रिय और संपन्न और विकास के ऊपर बढ़ने वाला देश, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, तो पूरी दुनिया में एकमात्र भारत है। और ये आप दुनिया को ये अच्छी तरह समझ में आ गया है। करण जी, करण जी। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, और मैं रुख करता हूँ विंग कमांडर सर का। सर, आतंकियों की अगर बात की जाए तो उनकी तकनीकी क्षमता कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है आज के दौर में? सीमा पार सुरक्षा पर इसका कितना असर जो है वो देखा जाएगा? और देखिए, तकनीकी हथियार तो अभी डेवलप करने में अभी वो काफी पीछे है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, वो छोटे मोटे लिमिटेड रेंज के लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, गाइडेड मिसाइल भी हो सकता है वो डेवलप कर लें। लेकिन इससे ज्यादा, या हो सकता है ड्रोन से वो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अभी उनकी क्षमता नहीं हुई है। लेकिन अगर वो छोटे मोटे ड्रोन भी डेवलप कर लेते हैं, जैसे ड्रोन्स अटैक अफगानिस्तान कर रहा है वहां के तालिबान, तो ड्रोन्स और ये एंटी गाइडेड, जो गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स है, जो कि सिर्फ टैंक के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकता, ये किसी भी बड़े बिल्डिंग, कंक्रीट स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर को मार के ध्वस्त करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के हथियार अगर अफगानिस्तान में तालिबानी डेवलप कर लेते हैं तो ये एक खतरनाक स्थिति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज के चीजें डेवलप करने में अभी वो काफी पीछे हैं। उनके पास इतनी तकनीकी टेक्निकल नो हाउ अभी उतना नहीं है, और न इसकी कोई सूचना मिली है। और इसी कारण से अफगानिस्तान जो है वो थोड़े मुश्किलात उसको सहना पड़ रहा है पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने में, क्योंकि उनके पास उस तकनीक के हथियार नहीं है। उनके पास फाइटर्स नहीं है, उनके पास लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स नहीं है। उनके पास छोटे शोल्डर लॉन्च मिसाइल्स हैं जिसको बजूका कहते हैं, या रॉकेट लॉन्चर्स हैं, या छोटे ड्रोन्स हैं। लेकिन इससे ज्यादा उनके पास अभी नहीं आया है। अभी अगर वो तकनीकी विकास उनका हो जाता है ज्यादा, तो ये काफी खतरा हो जाएगा। लेकिन इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, CIA का ये कहना है कि इसमें ISKP सबसे खतरनाक है। और IS इंटर इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस जो है, जो कि ईरान में है, जिसका बेस साउथ साउथ खुरासन क्षेत्र में ज्यादातर इनकी पैठ है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही खतरनाक है। अगर ये बढ़ गया तो फिर इनका रीच जो है वो ग्लोबल हो सकता है, और ISKP की क्षमता है कि ये पश्चिमी देशों में भी आक्रमण कर सकते हैं, ऐसे CIA की एक रिपोर्ट है। तो भले ही लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट इनके पास नहीं है, लेकिन इनकी मारक क्षमता और छापामार युद्ध की क्षमता काफी ज्यादा है, और किसी भी सरकार को परेशान करने के लिए काफी है। जी हाँ। ठीक है सर, मैं डॉक्टर राम सर का रुख करूंगा। सर, इस घटनाक्रम का अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण एशिया पर किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, इकोनॉमिकल असर तो है, देखिए उठापटक से भारत में तो होगा नहीं, दूसरे देशों में भी नहीं होगा। पाकिस्तान अलबत्ता इससे विचलित होगा, उसका जनहानि बहुत होगी, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। अभी भी उन्होंने करीब करीब 38 जो चौकियां हैं उन पर कब्जा कर लिया है, जिसको जी जान से छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की पैदल सेना आगे बढ़ रही है। और उन्होंने जिस तरह से कंधार में और काबुल में हवाई हमले किए थे, कहा तो ये था कि हमने TTP कर ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हकीकत में वहाँ औरतें और बच्चे मरे, जिससे तालिबान और भी गुस्सा हो गया। निश्चित रूप से उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हवाई हमले जो होते हैं उसमें इनके पास इतना प्रिसीजन तो नहीं है
कि वो टारगेटेड पॉइंट पर ही करें और सिविलियंस की वहां पर ज्यादा मौत हो रही है। ये एक दुखद घटना है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया इसको गंभीरता से देख रही है और भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा, वो चाहे कुछ भी करें। भारत विकास की दर पर निश्चित ध्येय के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की छुटपुट घटनाओं से, जो वो बॉर्डर पर हमेशा जिस तरह से सिंधु जल समझौता के बारे में उन्होंने कहा, अगर हमारा पानी रोका तो हम हाथ काट लेंगे। अरे भाई, रोका कौन सा पानी रोका? हमारे यहाँ का पानी रोका। हमारे ग्लेशियर से पिघलकर जितना आ जा रहा है। जो 1960 में संधि हुई थी वो क्या थी? वो तो वन साइडेड थी। पूरे पानी का जो 135 मिलियन एकड़ फुट का पानी का बंटवारा किया गया, उसमें 20% जो है भारत के हिस्से में आया, 80% पाकिस्तान के हिस्से में आया। जबकि पाकिस्तान का उस पर कोई अधिकार इसलिए नहीं है कि जो पानी इन नदियों में है वो सब ग्लेशियर से पिघला हुआ है। बरसात का पानी तो मुश्किल से 10 से 12% होता है उसमें, और पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं, ग्लेशियर का पानी हमारा। अरे भाई, हमारे देश के ग्लेशियर हैं, हमारे देश में बह रहे हैं। अगर हम उस पानी को रोककर उपयोग कर रहे हैं तो पूरी तरह से वैधानिक है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चले जाइए, फैसला हमारे पक्ष में होगा। और आजकल तो फैसले की जरूरत ही नहीं है। हमारे में अगर ताकत है तो हम उसको अपने कब्जे में करेंगे। तुमको जो समझ में आए कर लीजिएगा। ज्यादातर दोष क्या देते हैं? हमारे पास एटम बम है, वो दिखाने के लिए नहीं है, फोड़ने के लिए। अरे फोड़ने के लिए है तो फोड़ने की हिम्मत तो करो। और उनके पास जो एटम बम है, फुस बम है। एक टेक्निकल आदमी होने के नाते मैं जानता हूँ, हर एटम बम क्या रिफिलिंग करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसका डिटोनेटर चेंज करना पड़ता है। और ये सब काम में एक एटम बम के, एक न्यूक्लियर आर्सेनल के जो रख रखाव का खर्चा आता है, करीब करीब $3 बिलियन का आता है। भिखमंगा पाकिस्तान जो जगह जगह कटोरे मांगता फिर रहा है, भीख मांगते फिर रहा है, एक देश से कर्ज लेकर और दूसरे देश के कर्ज का ब्याज पटाता जा रहा है। उस देश से आप क्या अपेक्षा करेंगे? इस तरह से हमको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और हम तो चाहेंगे कि इनको टीटीपी जो इन्होंने ही पाला है वो इनको अच्छी तरह सबक सिखाएं। और मैं निश्चित रूप से देख रहा हूँ कि शीघ्र ही वहां पर जो गृह युद्ध छिड़ने वाला है, उधर से टीटीपी मारेगा, इधर खैबर पख्तूनख्वा में आपके ये सब अफगानिस्तान से आने वाले आक्रमणकारी मारेंगे। और तो और हालत इतनी खराब हो गई है साहिल जी कि पंजाब में वहाँ जो बेगम है, नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम, उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए मालूम है क्या किया? एक भैंस के ऊपर 30 रुपए का टैक्स रखा है, गोबर टैक्स। अब सोचिए, जिस देश की हालत ये हो रही है, जो गधे बेचकर आमदनी पैदा कर रहे हैं चाइना को, जो महिलाओं को वहां पर नीलाम बोली लगाकर चाइना में भेज रहे हैं, अगर उनको इतना ही ज्यादा अपना खलीफा बनना था इस्लाम धर्म का, तो चाइना से उइगर मुसलमानों की रक्षा क्यों नहीं की? जहां पर दाढ़ी नहीं रख सकते, मूछ नहीं सकते, आजान नहीं पढ़ सकते, मस्जिदें जमी रोज कर दी गई हैं। हिंदुस्तान के लिए तो बहुत चिल्लाते हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे अपने आका चाइना को देखो। चाइना की हालत आज ये है कि चाइना ने जो ग्वादर के हवाई अड्डे के साथ साथ वहाँ तांबे की जो खदानें बना रखी हैं, जिसको कि वो निकाल कर तांबा अपने चाइना ले जा रहे हैं, वहां पर कोयले की खदानें हैं। और जो पानी इनके पास जाता है पुराने डैम से, जल विद्युत से, वो पूरा का पूरा चाइनीज कॉलोनी में जा रहा है और वहां की जनता परेशान हो रही है। निश्चित रूप से ना खाने का है, ना पीने का है, आटे का नहीं है। आज की तारीख में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि शीघ्र ही पाकिस्तान के विरुद्ध एक तरह से विद्रोह, विप्लव या यूं कहिए गृह युद्ध होने वाला है। और आप महीने भर के अंदर अंदर देखेंगे पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी संभावना है साहिल जी। ठीक है सर, मैं शुरू करता हूँ विंग कमांडर सर का। सर, भारत को किन पहलुओं पर सतर्क रहना चाहिए? भविष्य में सुरक्षा रणनीति किस तरह की होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत को इससे तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक इसका फॉल आउट ये हो सकता है कि अगर स्थितियां ज्यादा गंभीर हुई पाकिस्तान के लिए, तो वो भारतीय सीमा पर उपद्रव कर सकता है अपना ये भटकाने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए। ये काम वो कर सकता है। इसके लिए हमें सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो तहरीके तालिबान है वो धीरे धीरे सशक्त हो चुका है। और देखिए, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा कि जिस समय तालिबान और अमेरिका के बीच संधि हुई फरवरी 2020 में, आप देखिए उसी के बाद से तुरंत ये टीटीपी मजबूत होना शुरू हो गया। ये जुलाई 2020 में
10 मिलिटेंट ग्रुप जो थे, अल कायदा के स्प्लिंटर ग्रुप, टीटीपी के स्प्लिंटर ग्रुप, जो अलग अलग छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप में काम कर रहे थे, ये सभी इकट्ठे होके पूरे 10 मिलकर के टीटीपी में मर्ज हो गए। तो उसके बाद से टीटीपी का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि अलकायदा भी देख रहा है और आईएस केपी खुरासन प्रोविंस भी देख रहा है, आईएस वहां का, कि मतलब टीटीपी को काफी प्रोटेक्शन मिल रहा है अफगानिस्तान में, जब से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आई है। तो ये एक इनका स्टेबलाइज हो गया है वहां पर सपोर्ट। लेकिन इसके साथ साथ इनको काफी चैलेंजेस भी फेस करना पड़ रहा है। अभी देखिए, अप्रैल में, इनफैक्ट 8 अप्रैल को ईरान से करीब 3,700 से कुछ ज्यादा और पाकिस्तान से करीब 2,100 से कुछ ज्यादा अफगानियों को वहां से डिपोर्ट किया गया। और ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि जैसे डूरंड लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है, तो इस तरफ जितने अफगानी हैं उन पर दमनकारियां नीति अपना करके पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इस तरह के अफगानियों को ठेल करके वो अफगानिस्तान में भेजने की कोशिश करता है। और वहां पे शरणार्थी की समस्या आ गई है, वहां उनको टेंटों में रखा गया है अफगानिस्तान को। तो इसके खिलाफ, इसके कारण भी नाराजगी बहुत ज्यादा है इन टीटीपी में और तालिबानी सरकार में भी, कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार अफगानियों को के साथ मिसबिहेव कर रही है, उनको टॉर्चर कर रही है, उनको खदेड़ के सीमा के उस पार भेज रही है, इससे भी तनाव काफी बढ़ गया है और टीडीपी की नाराजगी काफी बढ़ गई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को काफी बुरे दिन झेलने पड़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र में और अफगानिस्तान बॉर्डर पे। सीधी लड़ाई तो नहीं होगी अभी, अफगानिस्तान अभी इस लायक नहीं है कि वो पूरा ग्राउंड इन्वेजन कर सके, लेकिन हाँ, वो पाकिस्तान को काफी सकता है। और इधर बलूची भी पहले से तबाह कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। जी हाँ। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या ये आतंकी युद्ध का नया चरण माना जा सकता है और वैश्विक समुदाय को क्या इसमें इंटरवेन करना चाहिए? क्या कोई कदम उठाने चाहिए? जरूरत भी है इन चीजों की या नहीं? देखिए, भारत को तो सबसे पहले ये कहना करना चाहिए कि हमारे यहाँ अपने देश में जो स्लीपर सेल हैं उन पर नकेल कसना चाहिए, और दूसरे उन राजनेताओं के नटबोल्ट भी कसने की आवश्यकता है जो जॉर्ज सोरोस के लिखी हुई स्क्रिप्ट के आधार पर हिंदुस्तान में इस तरह हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई खड़ा करना चाहते हैं और हमेशा चिल्लाते हैं विदेशों में जाकर कि भारत में प्रजातंत्र खतरे में। अगर प्रजातंत्र खतरे में होता तो निश्चित रूप से आपको इतनी बोलने की छूट नहीं होती। कितनी अनर्गल बातें करा करते हैं ये लोग जिनका कोई तथ्य नहीं होता। वो देश के विकास में रुकावट डालना चाहते हैं। आज हम तीसरी बड़ी शक्ति बन रहे हैं और अब भविष्य में हम 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे, सामरिक शक्ति बन जाएंगे। उस राह में रुकावट डालने के लिए हरदम जो कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे राजनेता, सिर्फ कुर्सी की लालुपता के कारण, वोट की राजनीति के कारण, उन पर भी किसी ना किसी तरीके से कानून का शिकंजा हमको आजमाना पड़ेगा। अन्यथा ये जो पाकिस्तान अपने स्लीपर सेल भेज रहे हैं, इन्होंने अपनी आईएसआई के लोगों को कहाँ भेज दिया है? बांग्लादेश में भेज दिया है, और बांग्लादेश में भी वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और चिकन नेक के ऊपर किसी तरह की गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर भारत सरकार के सैनिक, हमारे देश की रक्षा करने वाले सभी लोगों की नजर तो होगी। उनके अल्टरनेटिव उन्होंने ढूंढ रखे होंगे, अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे। निश्चित रूप से होमवर्क उन्होंने कर लिया होगा और ये बात को देखना पड़ेगी। जितना आवश्यक हमको पाकिस्तान से सीधे संपर्क करने की है, फौजी संपर्क करने की है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है देश में अराजकता फैलाने वाले पाकिस्तान परस्त नेताओं पे नट बोल्ट कसना बहुत लाजमी है। साहिल जी। ठीक है सर, काफी अहम बातें रखी आप दोनों ने और देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। धन्यवाद आपका विंग कमांडर लोक सहाय सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए हमें। तो टीटीपी के दावों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि संगठन की मिसाइल क्षमता संबंधी बातों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दावों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवादी संगठनों की तकनीकी क्षमताओं पर लगातार नजर रखना और तथ्यों के आधार पर उनका आंकलन करना बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि ये केवल प्रचार है या वास्तव में सुरक्षा परिदृश्य में कोई बड़ा बदलाव आकार ले रहा है।
इसके साथ इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।